अस्सलाम वालेकुम 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ सादिया बुखारी। आजकल के जो सोशल इश्यूज़ हैं वो डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं। स्पेशली ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो ख़वातीन में ब्लैकमेलिंग और हरासमेंट के केस जो हैं वो आम होते जा रहे हैं। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो ये यहाँ पे तो बिल्कुल ही आम हो गए। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ज़ैन अली कुरैशी, जो साइबर क्राइम के एक्सपर्ट हैं। हम इनसे बात करेंगे कि क्या वजह है कि ख़वातीन के हवाले से ख़वातीन को जो है बहुत ज़्यादा हरासमेंट का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ कहा जाता था कि सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा जो व्हाट्सएप है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और बहुत सेफ़ समझा जाता था। वो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच। सर ये बताइएगा कि व्हाट्सएप जो है वो बहुत ज़्यादा महफूज समझा जाता था कि जिसने चैट करनी है, बात करनी है, वो व्हाट्सएप यूज़ करे। लेकिन व्हाट्सएप से ही अब चैट भी लीक हो रही है, वीडियोज़ भी लीक हो रही हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें बुनियादी जो वजह है वो ये है कि हमने मोबाइल फ़ोन का जब तक हम प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे तब तक इस किस्म के इश्यूज़ का हमें सामना रहेगा। मैं अक्सर लोगों को एक बात कहता हूँ कि जब भी आप फ़ोन इस्तेमाल करें तो कोशिश ये करें कि फ़ोन में किसी भी किस्म का कोई भी डाटा जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, आपकी फैमिली की पिक्चर्स हैं, आपकी किसी दोस्त के साथ तस्वीरें हैं, मियाँ बीवी की इवन जो तस्वीरें हैं वो भी आप अपने फ़ोन में मत रखें। बेसिकली ये ज़्यादा जो इशू आता है ये तब आता है जब तस्वीरें तीन तरह के इस तरह के जो केसेस होते हैं वो तीन कैटेगरीज़ में डिवाइड हो जाते हैं। पहली कैटेगरी ये होती है कि लोग आपस में जब ताल्लुक़ में होते हैं तो वो एक दूसरे को व्हाट्सएप के थ्रू तस्वीरें भेजते हैं। अब वो जब नाजेबा तस्वीर चली जाती है किसी के पास, ज़रूरी नहीं है कि वो शख्स रिलेशनशिप में जो है उसमें क्या होता है कि बाज़ का तस्वीर ज़रूरी नहीं है कि वही शख्स आपकी तस्वीर जो है वो कल को कहीं किसी फोरम पे लगाए, हो सकता है कि उसका फ़ोन चोरी हो जाए। इसी तरीके से जो दूसरा आजकल बहुत ज़्यादा जो केसेस हैं वो मियाँ बीवी के जो केसेस हैं जिसमें एक्स हस्बैंड एक्स वाइफ की तस्वीर शेयर कर देता है, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड की तस्वीर शेयर कर देती है। इसका मतलब है कि किसी भी आप ताल्लुक़ के अंदर हैं, याद रखें कि आपने उसके अंदर डाटा नाजेबा नहीं बनाना, तस्वीरें नाजेबा नहीं बनानी। अच्छा, और एक आखिरी जो कैटेगरी है वो ये है कि मिसाल के तौर पर लोग आपस में एक दूसरे की तस्वीरें बना लेते हैं उनको डिफेम करने के लिए। लाइक एक खातून का चेहरा लिया जाएगा, उसको एक सेक्सुअली एक्सप्लिसिट इमेज और वीडियो के साथ जोड़ दिया जाएगा, जिसको हम आजकल के दौर में अगर अभी हम सुने तो जहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि फ़ेक वीडियो आ गई है, फ़ेक तस्वीरें तैयार कर ली गई, एआई से भी हो जाता है जी। अब उसमें क्या होता है कि बेसिकली लोग डिफेम करने के लिए, बाज़ औक़ात रिवेंज लेने के लिए, बाज़ औक़ात किसी को ब्लैकमेल करने के लिए ऐसी वीडियोज़ तैयार करते हैं। अच्छा, उसमें ये होता है कि ज़्यादातर जो पॉपुलर लोग होते हैं उनका ये डाटा इस तरीके से तैयार किया जाता है। मैं अगर एक केस डिस्कस करूं आपसे तो एक मेरे पास ऐसा केस भी आया जिसमें खातून की इस किस्म की फ़ेक तस्वीरें तैयार की गई और उस खातून ने ख़ुदकुशी कर ली। उसने सुसाइड कमिट कर लिया और वो बच्चों की 4 बच्चों की माँ थी। तो ये याद रखें कि ये जो इस किस्म के केसेस होते हैं ये बड़े हीनियस होते हैं। अगर कोई शख्स मजाक में भी इस किस्म का मजाक करता है तो ये याद रखें कि कानून इसमें बड़ा सख्त है, इसमें सज़ा जो है वो बहुत ज़्यादा है और इस तरह के केसेस के अंदर आम तौर पे जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी बेल्स भी नहीं होती। अच्छा सर, ये बताइए कि हमारी सोसाइटी में जो ख़वातीन हैं उनको ब्लैकमेलिंग का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है। ब्लैकमेलिंग होगी, उनकी वीडियोस जिसकी वजह से वो ब्लैकमेल होती, पिक्चर्स जैसे अभी आपने बताया है कि उस लड़की ने सुसाइड कर ली। इसके हवाले से क्या कर सकते हैं? कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने पेरेंट्स से भी ये बात शेयर नहीं करती और वो डर के मारे उन लोगों के हाथों ब्लैकमेल हो जाती। इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले जब आपके साथ ऐसा कोई मामला हो आपने सबसे पहले बुनियादी तौर पे अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि बच्चे डर जाते हैं, वो इस तरह की बात पेरेंट्स के साथ नहीं करते। कोई पेरेंट्स आज के दौर में ऐसा नहीं है जो ये चाहे कि उसका बच्चा अजियत की ज़िंदगी गुजारे। देखें, एक गलती आपसे हो गई, अब आप दूसरी गलती ये करेंगे जब आप अपने पेरेंट्स से बात छुपाएंगे। पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स को के नॉलेज में लेकर आएँ, उनकी मदद मांगें। और मैं आपको ऐसे केसेस भी, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनमें वालिदैन ने बच्चों के केसेस को खुद परसू किया। उन्होंने कहा कि भाई जो गलती होनी थी वो हो गई, या जो शख्स ब्लैकमेल कर रहा है हम उससे ब्लैकमेल नहीं होंगे, हम इस केस को परसू करना चाहते हैं। तो इसमें मैं पेरेंट्स को बुनियादी तौर पे ये कहूँगा कि बजाय ये कि आप बच्चों के ऊपर उस वक्त गुस्सा करें या उनको डांटें या आप उनको प्रेशराइज करें कि वाई यू हैव डन इट, एट दैट टाइम यू शुड हैव टू सपोर्ट हिम और हर। क्योंकि आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो तो पहले ही एक एंजाइटी और डिप्रेशन के फेज़ के दरमियान में होगा बच्चा, क्योंकि उसको तो नहीं पता। क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके साथ, अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि आजकल ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में ही ऐसे काम हो रहे हैं। अब आजकल एक बहुत ज़्यादा क्राइम कमिट हो रहा है कि आपको
वीडियो कॉल रिसीव होगी। जो ही आप वीडियो कॉल को रिसीव करेंगे, आपको दूसरे एंड पे एक खातून होगी जो आपको कहेगी कि आप ये एक्ट करें। जब आप वो एक्ट कर लेते हैं तो आपकी वीडियो को वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, उसके बाद वो आपसे पैसे मांगते हैं। अब ये इस किस्म के क्राइम भी, जिसको मैं पार्शली कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया है, पार्शली वो फाइनेंशियल फ्रॉड भी है कि आपको एक बंदा जो है वो ब्लैकमेल करके आपसे पैसे जो है वो लेना चाह रहा है। तो देखें, पेरेंट्स का भी ये काम है कि आज के दौर में बच्चों को उनके लिए हेल्पफुल साबित हों, उनको इस किस्म के मामलात में अकेला मत छोड़ें। और बच्चों का भी ये काम है कि अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो टेंशन लेने के बजाय, परेशानी लेने के बजाय पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लें। अच्छा, ये हमारी सोसाइटी में लड़कों के साथ भी ये इश्यूज़ हो रहे हैं, और कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो अपने ही बच्चों को इस बात पे टॉर्चर करने लग जाते हैं कि आपने ये गलती क्यों की, नहीं होनी चाहिए थी, मतलब हम तुम्हारी वजह से हमारा वो सर झुक गया है, शर्मिंदा हो गए हैं, और कहीं ना कहीं वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। आप इस हवाले से पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो एक केयरफुल रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बातचीत करने में एहतियात करनी चाहिए, ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहिए, तस्वीरें बिल्कुल नहीं बनानी चाहिए, नाजेबा गुफ्तगू बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही चैट्स जो होती हैं बाद में यही चैट्स भेज दी जाती हैं ब्लैकमेल करने के लिए, और फिर वो बाद में क्या होता है कि आपके लिए एक परेशानी क्रिएट हो जाती है। अब पेरेंट्स का जो रोल है, पेरेंट्स का इसलिए अहम रोल है, देखें पेरेंट्स का काम है कि बच्चे के साथ, अगर देखें आमतौर पर यंगस्टर्स ऐसी गलतियाँ ज़्यादा कर जाते हैं, तो पेरेंट्स का ये काम है कि पहले तो उनको एजुकेट करें। हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि हमने एजुकेट किसी को किया नहीं हुआ, लेकिन हम उससे रिजल्ट्स मांगते हैं। स्कूल्स को भी चाहिए, जितने तालीमी इदारे हैं उनको भी चाहिए कि साइबर क्राइम का एक लेक्चर रख लें, बच्चों को बताएं कि भाई ये स्मार्टफोन जो आप इस्तेमाल करते हैं इससे आपने क्या काम नहीं करने, जो काम करने हैं वो बेशक रुक जाएं बताने वाले, जो काम नहीं करने वो पहले बता दें। उसमें बुनियादी अवेयरनेस ये है कि भाई आपने इससे किसी किस्म का गलत मवाद तैयार नहीं करना, आपने किसी को डिफेम नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना, किसी किस्म की कोई काबिल तरास कोई पोस्ट, कोई इमेजेस। बाज़ का बच्चे क्या करते हैं कि ग्रुप्स में तस्वीरें मिलती हैं वो शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। इनको बुनियादी अवेयरनेस दें। देखें, सबसे पहले इनको ये सिखाया जाए कि किसी दूसरे शख्स की प्राइवेसी कितनी इंपॉर्टेंट है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता साइबर क्राइम बताने के बाद उनको लॉस की तरफ लाएँ। हम देखें, मैं ये चाहता हूँ कि जब तक माशरा जो है ना वो एजुकेट नहीं होगा ना, हमारी सोसाइटी में लॉज का तो बहुत ही कम पता है बच्चों को। बिल्कुल ऐसा है। देखें, आप लॉज बताने के बाद आप जो अगला काम आप कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं कि आप पेरेंट्स को भी साथ साथ एजुकेट करें। एक सेशन पेरेंट्स का रख लें, उनको बुलाएं, उनको बताएं कि भाई अच्छा, फिर देखें मैं बताता हूँ पेरेंट्स कैसे नज़र रख सकते हैं बच्चों पे आज के दौर में। अगर आज के दौर में एक बच्चे के रवैये में तब्दीली आ गई, वो चुप चुप रहना शुरू कर देता है, वो पहले बाहर जाता था, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेता था, अब वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर मसरूफ़ हो गया है, वो निकलता नहीं है बाहर, इसका मतलब है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अच्छा, अब जब कोई चीज़ गलत नज़र आती है तो पेरेंट्स का काम है कि वो उस चीज़ को फौरी चेक कर लें। अब मसला क्या होता है कि पेरेंट्स आजकल अपने फ़ोन पे बिज़ी हैं, बच्चे अपने फ़ोन पे बिज़ी हैं, पेरेंट्स अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चे अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक कनेक्टिविटी थी वो ख़त्म हो गई है। अच्छा, कनेक्टिविटी ख़त्म होने के रिजल्ट्स क्या निकले हैं कि आप ये देखें कि बच्चे जो हैं आजकल उनकी कंपनी के बारे में नहीं पता, बच्चे कहाँ बैठते हैं इस बारे में नहीं पता। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि इंसान वही कुछ बनता है जो उसकी कंपनी होती है। अगर अच्छी कंपनी में है तो वो आगे चल के अच्छा इंसान बन जाता है। जब कंपनी साथ ठीक नहीं होती, मिसाल के तौर पे उस कंपनी में 2-4 लोग ऐसे हैं जो मोबाइल फ़ोन्स का मिसयूज़ करते हैं या उनको ये बताते हैं कि देखो आज मैं ये काम करके आया हूँ, ऑटोमेटिकली जो शख्स साथ बैठ रहा होता है उसका ध्यान उस तरफ जाना शुरू हो जाता है, चाहे वो उस काम को करना चाहता हो या ना करना चाहता हो, उसकी एक जो नज़र होती है वो उस तरफ चली जाती है। तो पेरेंट्स का ये मैं समझता हूँ ड्यूटी है कि वो बच्चों के ऊपर नज़र रखें, उनकी कंपनी को देखें, उनके फ़ोन की अगर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं वो करें, सोशल मीडिया पे उनके साथ ऐड हो जाएं, जहाँ पे इतने ज़्यादा लोगों को आपने ऐड किया, बच्चा भी साथ आप ऐड कर लें, उससे उसकी एक्टिविटी का पता लगेगा कि ऑनलाइन वो करता क्या है। अच्छा, फिर बच्चा अगर अग्रेसिव है, अग्रेशन शो करता है, ये देखें कि वो किस किस्म का कंटेंट देख रहा है। अगर वायलेंट कंटेंट देख रहा है, लड़ाई झगड़े की वीडियोज़ देख रहा है, तो उसका तो उसकी नेचर में वो चीज़ें आनी हैं। तो पेरेंट्स को आप मैं समझता हूँ कि एक साइड पे करके बच्चों के ऊपर सिर्फ अगर फोकस करेंगे रिजल्ट नहीं आएगा। पेरेंट्स को आपको रखना होगा कॉन्फिडेंस के अंदर, बच्चों को कॉन्फिडेंस में रखना होगा, और तलीमी इदारे इस चीज़ को इनिशिएट करें, और वहाँ से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता घरों के अंदर ये मालूमात जानी शुरू होंगी। जैसे मैंने जब साइबर क्राइम के ऊपर पढ़ाना स्टार्ट किया तो मैंने सबसे पहले स्कूल्स जो थे, मेरी कोशिश थी मैं यहाँ से बच्चों को जो है वो मालूमात जो दे सकता हूँ मैं दूँ। फिर मैंने
यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मैं अवेयरनेस सेशंस के लिए गया। तो ये तो हम अपने एंड पे एक सोसाइटी के लिए एक हमारी एक समझें एक छोटी सी काविश है, छोटी सी कोशिश है बतौर वकील, एक जिसकी एक्सपर्टीज़ इस फील्ड के अंदर है। लेकिन यहाँ पे हमें मजमूई तौर पे काम करना होगा, हम सबको समझना होगा। अकेला कोई नहीं कर सकता। देखिए, हम सबको, जब तक हम ये नहीं सोचेंगे ना कि सोसाइटी में हम सबका एक रोल है। आप अगर जर्नलिस्ट हैं, आप एंकर हैं, आपका एक रोल है लोगों को इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स के बारे में बताना। अगर मेरे पास किसी चीज़ के बारे में नॉलेज है जो कि मैं आवाम को बता सकता हूँ जिससे उनका फ़ायदा हो सकता है, तो हमें बताना चाहिए। और ये सिर्फ देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ ये नॉलेज, तो आप कोई भी शख्स जो है जो समझता है कि उसके पास बेसिक नॉलेज मौजूद है, हम सबकी ये कोशिश होनी चाहिए। देखिए, आजकल साइबर क्राइम से सोशल मीडिया पे नहीं कमिट हो रहा। साइबर क्राइम जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोगों के अकाउंट से पैसे निकल रहे हैं। अच्छा, यही चीज़ मैं आपकी आगे बढ़ाऊंगी कि बीइंग अ साइबर क्राइम आप सीनियर हैं और एफआईए के केसेस भी आप लोग देखते हैं, तो जब इस तरह का कोई क्लाइंट आपके पास आ जाता है तो किस तरह से उसको डील करते हैं और क्या श्योरिटी होती है कि कस्टमर, आपका जो क्लाइंट है, वो कहे कि यार अब हमारा डाटा जो है वो रिमूव हो गया, हम सेव हैं और इस तरह के हमें अब ब्लैकमेलिंग के इश्यूज़ भी नहीं और धोखे और फ्रॉड के नहीं फेस करने पड़ेंगे? देखिए, मैं तो एक वकील हूँ और बतौर वकील हमारा काम ये होता है कि अदालत में अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करना। लेट्स सपोज मैं इसमें कानून का जिक्र कर देता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक्चुअली साइबर लॉज के कवानीन के बारे में नहीं पता। देखिए, साइबर लॉ में एक सेक्शन है, सेक्शन 37, जो बात करता है रिमूवल ऑफ अनलॉफुल कंटेंट की। अब वो रिमूवल ऑफ अनलॉफुल कंटेंट ये है कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ कोई नाजेबा मटीरियल लग गया है, कोई नाजेबा डाटा लग गया है, तो वो शख्स जो है वो उस रिमूवल के लिए रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर सकता है टू दी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसको भेजेगी उस रिक्वेस्ट को टू दी अथॉरिटी। अथॉरिटी लॉ में उसकी डेफिनेशन फिर मेंशन है, अथॉरिटी से मुराद है पीटीए। अच्छा, अब पीटीए के पास ये जो है ये इख्तियार मौजूद है कि वो डाटा फॉरवर्ड, डाटा रिक्वेस्ट फॉर रिमूवल ऑफ एनी डाटा को भेज सकती है टू दी कंसर्न सोशल मीडिया ऐप। क्योंकि देखें, ये तमाम सोशल मीडिया कंपनीज जो पाकिस्तान में चल रही हैं, ये फॉरेन कंपनीज़ हैं, तो आपको इनकी रिमूवल की रिक्वेस्ट भी इन कंपनीज़ को भेजनी पड़ती है। और ये पूरी दुनिया में आपको नज़र आएगा कि जहाँ पे भी अनलॉफुल कंटेंट की बात होती है तो डाटा रिमूवल की रिक्वेस्ट पूरी दुनिया में ममालिक की तरफ से जाती हैं। सर, मुझे ये बताइए कि जो अभी आपने चीज़ें बताई हैं, हम इनसे बच कैसे सकते हैं, कैसे बेहतर बना सकते हैं, व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं? अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि व्हाट्सएप की जो चैट है उसको फ़ौरन से डिलीट कर दें तो इशू नहीं होगा, आपकी चैट जो है वो लीक नहीं होगी, पिक्चर्स जो है वो आप उनसे बचेंगे। अच्छा, इसका कोई जो सदोबाब है वो बताइएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हाट्सएप के ऊपर आज से आप पिन जनरेट करें, 4 डिजिट्स पिन को लगाया जाए। उसके अलावा व्हाट्सएप के ऊपर जो आपको अगर कोई बंदा अननोन ग्रुप्स में ऐड कर देता है जिसके बारे में आपको बिल्कुल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किसने आपको ऐड किया, क्यों ऐड किया, आपके पास नॉलेज नहीं है, उन ग्रुप्स में मत ऐड हों। जो आपको अनवांटेड लिंक्स आते हैं उनको मत ओपन करें, कभी ना ओपन करें। जब आप उनको ओपन करते हैं तो उसमें हैकिंग के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई कोड रिसीव होता है, कोई शख्स आपको कॉल करता है, ये कोड आपको गलती से आ गया, उसके साथ वो कोड मत शेयर करें। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपका अगला क्वेश्चन है कि जी अगर तस्वीरें चली जाती हैं और अगर वो डिलीट हो जाएं, देखिए जब आप किसी को तस्वीर भेजते हैं तो वो आपका इख्तियार उस पर ख़त्म हो गया। जो ही उस शख्स ने देखी और उसने स्क्रीनशॉट ले लिया, इसका मतलब है, या उसने इसको सेव कर लिया, तो इसका मतलब है कि वो तस्वीर अब उसके पास चलेगी। अब आपने उसको चैट में से डिलीट भी कर दिया तो आप उसकी गैलरी तक एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो सर, ये जो सोशल मीडिया पे लोगों ने लगाई हुई है, फेसबुक, इंस्टाग्राम है, उसके ऊपर भी तो इतनी सारी पिक्चर्स लगी हुई होती है ना, क्या वो भी इसी के अंदर? देखिए, वो तस्वीरें, मैं ज़्यादातर लोगों को ये कहूँगा कि उन तस्वीरों में भी कोशिश करें कि अपनी फैमिलीज़ की तस्वीरें, ख़वातीन की तस्वीरें या जो आपका पर्सनल डाटा वो मत लगाएं। अच्छा, उसमें ये होता है कि ख़ुसूसन बच्चों की तस्वीरें मत लगाएं। उसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जैसे आप नॉर्मली सोशल मीडिया आजकल मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सकता है अगर आप अपनी अचीवमेंट्स के बारे में लोगों को बताना चाहें, अपने काम के बारे में लोगों को बताना चाहें। अगर आप फ़र्ज़ करें कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके वाले से उसको यूज़ करना चाहते हैं आप तस्वीरें, इसलिए मैं थोड़ा सा इस बारे में लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि देखें, तस्वीरों में चांसेस अगर आप देखें, एक तो आप अगर सेलिब्रिटी हैं, अगर आप एक पब्लिक पर्सन हैं, यानी कि आपकी एक आप पॉपुलर पर्सनैलिटी हैं, स्टार हैं, तो फिर आप उन तस्वीरों को ज़रूर लगाएं, आप शेयर करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यार आप चाहते हैं कि मेरी प्राइवेसी लोगों तक ना जाए, ये आपकी अपनी चॉइस है ना। सोशल मीडिया ने आपको ये
प्राइवेसी ऑप्शन दे दी है। अब मसला ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जी हमें उस प्राइवेसी ऑप्शन का नहीं पता। आप चाहें तो अपनी प्रोफाइल को, अकाउंट को टू दी कर सकते, पब्लिक कर सकते हैं या लॉक कर दें। अच्छा, उसमें बेहतर यह है कि आप लॉक करें, फिर जो रिक्वेस्ट आएँ उसमें आप कोशिश करें कि उन लोगों को ऐड करें जिनको आप जानते हैं या मिले हुए हैं। अगर आप ऑब्वियसली अगर आप चाहते हैं यू वांट टू कनेक्ट विद द पीपल, वो आप ज़रूर करें। आप तस्वीरें लगाना चाहते हैं आप ज़रूर लगाएं, लेकिन उसमें तस्वीरें नाजेबा ना हों। उसमें जिन लोगों को आप ऐड कर रहे हैं, बेशक ऐड अगर आप कर भी लिए हैं तो उनके साथ चैट्स करते हुए बहुत केयरफुल रहें। ये मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बिज़नेस करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, या वो वैसे पॉपुलर लोग हैं, उनको इस चीज़ से कोई इशू नहीं है कि लोग उनके साथ ऐड होते हैं, उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते हैं, तो ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर ऐड करें, ज़रूर दोस्त बनाएं, लेकिन उसमें केयरफुल रहें। सिर्फ सोशल मीडिया की एक्टिविटी को देखते हुए कि गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, स्विमिंग पूल्स नज़र आ रहे हैं, घर नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर ना ट्रस्ट करें, क्योंकि रियलिटी में चीज़ें और होती हैं। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि हमारी जो आवाम है, क्या उनकी जो कॉल है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं? कानून इस बारे में क्या कहता है? देखिए, इस हवाले से जो लॉ है ना वो बड़ा इसमें क्लियरली बताया गया है कि किसी भी शख्स की जो कॉल के हवाले से इसमें कोर्ट की एक इजाज़त लेनी होती है, लॉ के अंदर मौजूद है कि उसमें आपने बताना होता है रीज़न्स फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ दैट पर्सन कॉल, और उसमें आपने कोर्ट के अप्रूवल के थ्रू ही आपने उसकी तरफ जाना होता है। एक्चुअल देखें, इसमें 2-3 चीज़ें, अगर आप सिक्योरिटी मेजरमेंट्स के हवाले से बात करें तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें भी बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे बाज़ औक़ात एमरजेंसी की सूरत हाल होती हैं, बट इसमें चूँकि लॉ बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर है जिसमें ये बताया गया है कि ये ज़रूरी है। मैं फेसबुक पे देख रही थी कि एक कॉल रिकॉर्ड हुई हुई थी और वो बड़ी कैजुअल सी थी, जैसे टॉक कर रहे थे एक लड़का एक लड़की आपस में, और वो कॉल बाकायदा लीक हुई हुई थी और उस पर इतने कमेंट्स थे, इतना सब कुछ था। क्या लॉ इस हवाले से जो आप बता रहे हैं कुछ स्ट्रिक्टनेस रखता है कि आप किसी की भी कॉल उठाकर उसको लीक कर दें? अच्छा, इस हवाले से ये है कि अगर जैसे एक लड़के ने और एक लड़की की आपस में बातचीत हुई है और किसी ने उस बातचीत को वायरल कर दिया है, तो इसमें या तो वो लड़का रिस्पॉन्सिबल है या वो लड़की रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये दोनों की आपस में बातचीत थी। आम तौर पे ऐसी चैट्स को या ऐसी जो वॉइस नोट्स होती हैं या कॉल रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ये इनका मकसद ये होता है किसी ने किसी को ब्लैकमेल करना है, किसी ने किसी से कोई ऐसा उसको लगता है कि कोई मैं रिवेंज ले लूँगा। अच्छा, इस हवाले से भी लॉ जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 बड़ा क्लियर है, उसमें इसके बात की गई है। अब देखें, जो चीज़ भी इंफॉर्मेशन, देखें पहले हमें समझना पड़ेगा कि साइबर क्राइम होता क्या है। साइबर क्राइम कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के मिसयूज़ के थ्रू जो इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू भेजी जा रही हो और उसके मिसयूज़ के नतीजे में आपके सामने आए। अच्छा, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि आप मोबाइल के थ्रू भी कंप्लेन कर सकते हैं। कोई ऐप हो जहाँ पे अगर आपके साथ कोई इश्यूज़ हो जाए और आप ऑनलाइन कंप्लेन नंबर हो और आप फ़ौरन से वहाँ अप्रोच कर लें। देखिए, एक तो मैं बताता चलूँ कि जिस इदारे के पास जुरिस्डिक्शन है साइबर क्राइम सर्कल जो है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल है, वहीं पे आप साइबर क्राइम को रिपोर्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली ऑनलाइन भी प्लेटफॉर्म मौजूद है, आप ख़ुद भी जा सकते हैं। उसमें बस तरीक़ेकार ये है कि आप अपनी दरख्वास्त जो लिख रहे हैं उसके साथ सारे एविडेंसेस लगाएं, एविडेंसेस को सेव रखें, एविडेंसेस को डिलीट मत करें। जब आपके पास एविडेंसेस होंगे तो आप अपने केस को कल को कोरॉबरेट कर सकते हैं, साबित कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन अली, आपने हमसे बात की और हमें बताया। आपको ये इन्फॉर्मेशन जो हमने प्रोवाइड किया होप सो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद भी होगी। और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारी आवाम से कि प्लीज़ अवॉइड किया करें इन चीज़ों से कि हर वक्त की पिक्चर शेयर करना और हर वक्त की ये जो आप वीडियोस शेयर कर देते हैं, बाद में आप लोगों को ही मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और फिर आप लोगों को ही इस तरह की चीज़ों को फेस करना पड़ता है। इसी के साथ अपनी होस्ट सादिया बुखारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।